KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग भारत, लोग और अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के दूसरे अध्याय प्रवास का हम लोग अध्ययन करते हैं और प्रवास को अच्छे से समझने के लिए उदाहरण के माध्यम से इसमें समझाया गया है कि छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में एक अभियंता के रूप में कार्य कर रहे राम बाबू का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। 12 वर्ष की आरंभिक आयु में माध्यमिक स्तर का अध्ययन पूरा करने के लिए वह निकटवर्ती कस्बे आरा में चला गया। वह अपनी अभियांत्रिकी की डिग्री के लिए झारखंड में स्थित सिंदरी गया और बाद में भिलाई में उसे नौकरी मिल गई, जहां पिछले 31 वर्षों से रह रहा है। उसके माता पिता अशिक्षित थे और उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत कृषि से होने वाली अल्प आय थी। उन्होंने अपना सारा जीवन उस गांव में गुजार दिया। आगे हम लोग देखेंगे कि राम बाबू के 3 बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी माध्यमिक स्तर की शिक्षा भिलाई में प्राप्त की और फिर उच्चतर शिक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर गए। पहला बच्चा इलाहाबाद और मुंबई में पढ़ा और वर्तमान में दिल्ली में एक साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहा है। दूसरा बच्चा लड़की है। उसने अपनी उच्चतर शिक्षा भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से ग्रहण की और इस प्रकार से वह प्रेजेंट टाइम में संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर रही है। तीसरी अपनी पढ़ाई पूरी कर शादी के बाद सूरत में बस गई। यह कहानी केवल राम बाबू और उसके बच्चों की नहीं है। ऐसे गमनागमन अधिक से अधिक और वैश्विक प्रवृत्ति वाले बनते जा रहे हैं। लोग एक गांव से दूसरे गांव, गांवों से शहरों, छोटे शहरों से बड़े शहरों और एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। ठीक, आगे देखेंगे। अपनी पुस्तक के मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन किया है। इसमें आप प्रवास की संकल्पना और परिभाषा को पहले ही समझ चुके हैं। प्रवास दिक् और काल के संदर्भ में जनसंख्या के पुनर्वितरण का अभिन्न अंग और एक महत्वपूर्ण फैक्टर भी है। भारत देश में मध्यम और पश्चिमी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया से आने वाले प्रवासियों की तरंगों का साक्षी रहा है और इस प्रकार से वास्तव में भारत का इतिहास देश के विभिन्न भागों में प्रवासियों की तरंगों के एक के बाद एक आकर बसने का इतिहास है। ठीक, और इस प्रकार से भारत से भी बड़ी संख्या में लोग, भारत से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बेहतर अवसरों की तलाश में विभिन्न स्थानों, विशेष रूप से मध्य पूर्व और पश्चिमी यूरोप के देशों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रवास करते हैं। आगे हम लोग भारतीय प्रवास को समझ लेते हैं। उपनिवेश काल या कह लीजिए ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार में मॉरिशस, कैरिबियन द्वीप समूह के अंतर्गत ट्रिनिडाड टोबैगो और गुयाना, फिजी और दक्षिणी अफ्रीका फ्रांसीसियों और जर्मनी द्वारा
रियूनियन द्वीप, ग्वाडेलोप, मार्टिनिक, सूरीनाम में फ्रांसीसी तथा डच लोगों और पुर्तगालियों द्वारा गोवा, दमन और दीव से अंगोला, मोजाम्बिक व अन्य देशों में करारबद्ध लाखों श्रमिकों को रोपड़ कृषि में काम करने के लिए भेजा गया था। और ऐसे सभी प्रयास भारतीय उत्प्रवास अधिनियम गिरमिट एक्ट नामक समयबद्ध अनुबंध के तहत आती थी। फिर भी इन करारबद्ध मजदूरों के जीवन की दशाएं दासों से बेहतर नहीं थी। आगे है इसके दूसरे भाग में, प्रवासियों की दूसरी तरंग ने नूतन समय में व्यवसायियों, शिल्पियों, व्यापारियों, फैक्ट्री मजदूरों के रूप में आर्थिक अवसरों की तलाश में निकटवर्ती देशों जैसे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनई इत्यादि देशों में व्यवसाय के लिए गए और यह प्रवृत्ति अब भी जारी है। ठीक। और प्रवासियों की तीसरी तरंग में डॉक्टरों, अभियंताओं, सॉफ्टवेयर अभियंताओं, प्रबंधन परामर्शदाताओं, वित्तीय विशेषज्ञों, संचार माध्यम से जुड़े व्यक्तियों अन्य समाविष्ट हैं। ठीक, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी इत्यादि में प्रवास किया। और इन व्यवसायियों ने सर्वाधिक शिक्षित, उच्चतम अर्जन करने वाले और सफलतम समूहों में से एक होने की विशिष्टता का आनंद भी लिया। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने वैश्विक स्तर पर प्रवास को देखा। आगे हम लोग प्रवास को देखेंगे कि इसमें भारत के संदर्भ में ये भी बात है कि इसमें देश में प्रवास के संबंध में सूचना होती है। अर्थात आप भारत में जनगणना से पहले ही आप प्रवास को समझने का प्रयास करिए। इस प्रकार से अब हम लोग प्रवास को समझते हैं। आप भारत में जनगणना से पहले ही परिचित हैं। इसमें देश में प्रवास के संबंध में सूचना होती है। वास्तव में प्रवास को 1881 ईस्वी में भारत की प्रथम संचालित जनगणना से ही दर्ज करना आरंभ कर दिया था। इन आंकड़ों को जन्म के स्थान के आधार पर दर्ज किया गया। फिर आगे चलकर 1961 की जनगणना में पहला मुख्य संशोधन किया गया। ठीक, इस प्रकार से प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेश 1981 की जनगणना में किया गया, जिसका क्रमिक जनगणनाओं में संशोधन किया गया। आगे हम देखेंगे जनगणना में प्रवास पर निम्नलिखित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है, क्या व्यक्ति इसी गांव अथवा शहर में पैदा हुआ? यदि नहीं, तब जन्म के स्थान पर ग्रामीण, नगरीय स्थिति, जिले और राज्य का नाम, और यदि भारत से बाहर का है तो जन्म के देश के नाम की सूचना प्राप्त की जाती है। और सेकंड है, क्या व्यक्ति इसी गांव या शहर में कहीं और से आया है? यदि हाँ, तब निवास के पूर्व स्थान के स्तर, जिले और राज्य का नाम। यदि भारत से बाहर का है तो देश के नाम के बारे में आगे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, इस प्रकार से आगे हम लोग भारत की जनगणना में प्रवास की गणना दो आधारों पर कर सकते हैं। पहला है जन्म का स्थान। यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, और दूसरा है निवास का स्थान। यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है। ठीक, इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे। आगे प्रवास की धाराएं। इसमें आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दो भागों में डिवाइड किया गया है।
आंतरिक प्रवास का मतलब देश के भीतर का प्रवास, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मतलब है देश के बाहर और अन्य देशों से देश के अंदर से संबंधित है। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 4 धाराओं की पहचान की गई है। पहला है ग्रामीण से ग्रामीण, ठीक। दूसरा है ग्रामीण से नगरीय, तीसरा है नगरीय से नगरीय, और चौथा है नगरीय से ग्रामीण। आगे हम लोग देखेंगे, भारत में 2001 के दौरान पिछले निवास के आधार पर 31.5 करोड़ प्रवासियों में से 9.8 करोड़ ने पिछले 10 वर्षों में अपने निवास स्थान बदल दिए। आगे हम लोग देखेंगे, अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवास की विभिन्न धाराओं में स्त्री और पुरुष प्रवासियों के वितरण को चित्र के माध्यम से भी प्रस्तुत किया गया है, ठीक। और इसका स्पष्ट प्रमाण भी है कि दोनों प्रकार के प्रवासों में थोड़ी दूरी के ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक है। इसके विपरीत आर्थिक कारणों की वजह से अंतर्राज्यीय प्रवास ग्राम से नगर धारा में पुरुष सर्वाधिक है। आंतरिक प्रवास की इन धाराओं के अतिरिक्त भारत में पड़ोसी देशों से अप्रवास और उन धाराओं की ओर भारत से उत्प्रवास भी हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे, कि प्रवास में स्थानिक भिन्नता। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि जैसे अन्य राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। 23 लाख अप्रवासियों के साथ महाराष्ट्र की सूची प्रथम स्थान है। इसके बाद दिल्ली, गुजरात, हरियाणा आते हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश -26 लाख और बिहार -17 लाख वह राज्य हैं जहां से उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, अर्थात यहां से लोग दूसरी जगह गए हैं। नगरीय समूहों में से बृहत मुंबई में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आए हैं। इनमें अंतर्राज्यीय प्रवास का भाग सर्वाधिक है। यह अंतर मुख्य रूप से राज्यों के आकार के कारण और जिसमें ये नगरीय समूह स्थित हैं, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे, प्रवास के कारण। लोग सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु लाखों लोग अपने जन्म के स्थान और निवास को छोड़ देते हैं। इसके विविध कारण हो सकते हैं, ठीक। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जिन्हें बृहत रूप से इसे 2 भागों में बांटा गया है, 2 संवर्गों में रखा गया है। पहला है प्रतिकर्ष कारक या पुश फैक्टर, जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं। और दूसरा है अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक में पुल फैक्टर, जो विभिन्न स्थानों से लोगों का आकर्षित करते हैं। भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, कृषि भूमि, जनसंख्या के अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसी आधारभूत और संरचनात्मक सुविधाओं के अभाव इत्यादि के कारण प्रवास करते हैं। इन कारकों के अतिरिक्त बाढ़, सूखा, चक्रवाती तूफान, भूकंप, सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, स्थानीय संघर्ष भी प्रवास के लिए अतिरिक्त प्रतिकर्ष पैदा करते हैं, ठीक। और दूसरी ओर
अपकर्ष कारक हैं जो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर आकर्षित करते हैं। नगरीय क्षेत्रों की अधिकांश ग्रामीण प्रवासियों के लिए अधिकांश महत्वपूर्ण अपकर्षक कारक बेहतर अवसर, नियमित काम का मिलना और अपेक्षाकृत ऊंचा वेतन है। और शिक्षा के लिए बेहतर अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मनोरंजन के स्रोत इत्यादि काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। ठीक। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे पुरुषों और स्त्रियों के प्रवास के कारणों का अलग अलग किस प्रकार से परीक्षण किया जाए। चित्रों के आधार पर यह देखा जा सकता है कि पुरुषों और स्त्रियों के लिए प्रवास के कारण भिन्न हैं। जैसे काम और रोजगार पुरुष प्रवास के मुख्य कारण हैं, जबकि यही कारण केवल 3% स्त्रियों के लिए है। इसके विपरीत 65% स्त्रियां विवाह के उपरांत अपने मायके से बाहर जाती हैं और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। मेघालय इसका अपवाद है, यहाँ जहाँ स्थिति उलट है। आगे देखेंगे हम लोग प्रवासियों से हुंडियों के रूप में 110 खरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए हैं। पंजाब, केरल और तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियों की राशि बहुत थोड़ी है, किंतु यह उद्गम क्षेत्रों की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे हम देखेंगे कि हुंडियों का प्रयोग मुख्य रूप से भोजन, ऋणों की अदायगी, उपचार, विवाहों, बच्चों की शिक्षा, कृषि निवेश, गृह निर्माण इत्यादि के लिए किया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि के हजारों निर्धन गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए ये हुंडियाँ जीवनदायन रक्त का काम करती हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास कृषि विकास के लिए उनकी हरित क्रांति कार्य योजना की सफलता के लिए उत्तरदायी है। आगे हम देखेंगे कि इन सब के अतिरिक्त अनियंत्रित प्रवास ने भारत के महानगरों को अति संकुलित कर दिया। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली जैसे औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में गंदी बस्तियों का विकास देश में अनियंत्रित प्रवास का नकारात्मक परिणाम है। और आगे हम लोग देखेंगे जनांकीय परिणाम। जनांकीय परिणाम में प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले युवा, आयु, कुशल, दक्ष लोगों का बाह्य प्रवास ग्रामीण जनांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यद्यपि उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाले बाह्य प्रवासों ने इन राज्यों की आयु एवं लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया। ऐसे ही असंतुलन उन राज्यों में भी उत्पन्न हो गए जिनमें ये प्रवासी जाते हैं। प्रवासियों के उद्गम और गंतव्य स्थानों में लिंग अनुपात असंतुलित होने के क्या कारण हैं, इसे हम आगे देखेंगे। पहला आगे है सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम को देख लेते हैं। प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। नवीन प्रौद्योगिकियां, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों का नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विसरण इन्हीं के माध्यम से होता है। प्रवास की विविध संस्कृतियों के लोगों का अंतर मिश्रण होता है। इनका संकीर्ण विचारों को भेदते हुए तथा मिश्र संस्कृति के विकास में सकारात्मक योगदान देता है और यह अधिकतर लोगों के मानसिक क्षितिज को विस्तृत करता है, किंतु इसके गुमनामी जैसे गंभीर नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं।
ठीक, आगे हम लोग देखेंगे पर्यावरणीय परिणाम। ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण लोगों का अतिसंकुलन नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान सामाजिक और भौतिक अवसंरचना पर दबाव डालता है और इस प्रकार से नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि होती है और गंदी बस्तियों और क्षुद्र कॉलोनियों का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन के कारण नगर भवन जल स्तर के अवक्षय, वायु प्रदूषण, वाहित मल के निपटान और ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं। आगे है अन्य में कि प्रवास स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष बाह्य प्रवास के कारण पत्नियां पीछे छूट जाती हैं, जिनसे उन पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। शिक्षा और रोजगार के लिए स्त्रियों का प्रवास उनकी स्वायत्तता और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को बढ़ा देता है, किंतु उन्हें सुभेद्यता भी बढ़ती है। ठीक, इस प्रकार से आगे देखेंगे कि स्रोत प्रदेश के दृष्टिकोण से यदि हुंडियाँ प्रवास के प्रमुख लाभ हैं, ध्यान दीजिएगा, स्रोत प्रदेश के दृष्टिकोण से यदि हुंडियाँ प्रवास के प्रमुख लाभ हैं तो मानव संसाधन, विशेष रूप से कुशल लोगों का ह्रास उसकी गंभीर लागत है। उन्नत कुशलता का बाजार सही मायने में वैश्विक बाजार बन गया है और सर्वाधिक गत्यात्मक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं गरीब प्रदेशों से उच्च प्रशिक्षित व्यावसायिकों को सार्थक अनुपातों में प्रवेश दे रही हैं और भर्ती कर रही हैं और परिणाम स्वरूप स्रोत प्रदेश के वर्तमान अल्प विकास को बल मिलता है। ठीक, इस प्रकार से आज हम लोगों ने प्रवास को समझा। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।